नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में आधुनिक काल से संबंधित द्विवेदी युग को हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारी आधुनिक काल की चौथी क्लास रहने वाली है, जिसमें हम सभी लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। क्लास आपकी लगभग हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है। देखिए, पहला प्रश्न है, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा है? साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की परिभाषा देते हुए साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। इसी तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा गया है। महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। अगला प्रश्न हमारा है, गुणवंत हेमंत किसकी कविता है? देखिए, गुणवंत हेमंत किसकी कविता है? तो ये श्रीधर पाठक की कविता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। गुणवंत हेमंत जो है ये श्रीधर पाठक की है, और इसका जो रचना वर्ष है वो 1900 ईस्वी है। 1900 ईस्वी है। देखिए, मौलिक खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना है। मौलिक खड़ी बोली हिंदी की ये पहली रचना है। महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किसमें हुआ? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य। देखिए, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ पे प्रिय प्रवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है। प्रिय प्रवास ये 1914 में, इसका जो रचना वर्ष है 1914 है। और किसका है? तो अयोध्या सिंह हरिऔध का है। अयोध्या सिंह हरिऔध का ये है दोस्तों। इसमें सर्गों की अगर संख्या पूछी जाए तो 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और कृष्ण के मानवीय रूप का चित्रण इसमें किया गया है। महत्वपूर्ण है। इसी तरह से साकेत की बात करें तो साकेत दोस्तों 1931 का है। 1931 का है ये। और मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त का है ये साकेत। देखिए, रामचरितमानस के बाद में हिंदी में राम काव्य पर लिखा गया दूसरा स्तंभ इसी को माना जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी तरह से लोकायतन की बात करेंगे। देखिए, लोकायतन जो है ये 1964 का है। 1964 सुमित्रानंदन पंत जी का है ये लोकायतन। और ये प्रबंध महाकाव्य माना गया है। प्रबंध महाकाव्य है। कामायनी की बात करें, देखिए कामायनी 1935 का है। ये जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा है, द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर के आधार पर किया गया। देखिए, ये गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं। किसके नाम पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व से मेल नहीं खा रहा है? कौन सा कथन? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान अन्यतम है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं। ये भी सही है। इनकी प्रायः सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। ये बिल्कुल सही है। इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है। तो ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, इनकी सर्वाधिक जो प्रचारित रचना है भारत भारती, ये जो है मुक्तक शैली में लिखी गई एक रचना है, जो कि 1912 की है। कब की है? 1912 की है। और 3 खंडों में है। इसमें 5 खंड नहीं, 3 खंड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताना है। प्रश्न नंबर 6, द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है। देखिए दोस्तों, द्विवेदी युगीन जो कविताएं हैं उसमें राष्ट्रीयता का अभाव बिल्कुल नहीं है, जबकि राष्ट्रीय चेतना तीव्रता से देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। बिल्कुल सही है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है?
बताना है दोस्तों कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 7, रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर, वैदेही वनवास। ऑप्शन नंबर डी ही सही उत्तर आपका होगा। वैदेही वनवास 1940 की है, 1940 की है दोस्तों। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है ये। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका है। प्रश्न है दोस्तों, द्विवेदी युगीन काव्यधारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है। इस युग का कवि रूढ़िमुक्त होकर नए युग की संवेदनाओं को ग्रहण करना चाहता था। सही है ऑप्शन। इस युग के कुछ कवियों ने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की है। देखिए द्विवेदी युग में जो काव्य रचना हुई है वो ब्रज भाषा में भी कुछ कवियों ने की है, तो ये सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे नई धारा द्वितीय उत्थान नाम दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको नई धारा द्वितीय उत्थान का नाम दिया है। इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव रहा। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए द्विवेदी युग में कविता में जो मुक्तक एवं प्रबंध दोनों शैली को स्थान मिला है, परंतु बात करें प्रबंधात्मकता जो है उसको ज़्यादा स्थान मिला है, वो ज़्यादा देखने को मिली है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने पूछा गया है। तो सरस्वती पत्रिका जो है ये 1900 में जो है 1900 ईस्वी में सबसे पहले स्टार्ट हुई। इसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो इसके संपादक हैं वो 1903 से 1920 तक ये जो है संपादक कार्य किए हैं। 1903 से 1920 तक। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें 1900 से 1901 से 1902 तक कौन रहे हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1901 से 1902 तक श्याम सुंदर दास इसके संपादन कार्य किए हैं। बाद में 1903 से 1920 तक इसका संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए आलोक पर्व बिल्कुल सही उत्तर आपका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलोक पर्व। इनके अन्य निबंध की बात करें तो अशोक के फूल है, विचार और वितर्क है, विचार प्रवाह एक है, कल्पलता है, कुटज है। ये सभी इनके काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध निबंध माने गए हैं। द्विवेदी जी ने सीरीज पुष्प जो है इनका निबंध है दोस्तों, निबंध है। इसके माध्यम से किस दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है? संसार की असारता, संसार की परिवर्तनशीलता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, संसार की परिवर्तनशीलता। देखिए सीरीज पुष्प ये निबंध है, इसके माध्यम से बताते हैं कि सीरीज पुष्प भयंकर गर्मी में अडिग रहता है और फिर समय आने पर विदा भी ले लेता है, जो ये दर्शाता है कि संसार क्षणभंगुर है और वहाँ पर कुछ भी सब कुछ जो है वो परिवर्तनशील है। तो संसार की परिवर्तनशीलता ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इनमें से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताना है आपको कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, नाथूराम शर्मा, शंकर, गर्भरंडा रहस्य, राम नरेश त्रिपाठी, विष्णु प्रिया। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 12। तो विष्णु प्रिया देखिए ये राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? देखिए विष्णु प्रिया सिद्धराज ये है, पंचवटी भारत भारती, जयद्रथ वध यशोधरा, आराधना परिमल। तो यही है सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। आराधना 1953 की है, 1953 रचना वर्ष है इसका। परिमल 1929 इसका रचना वर्ष है। और ये छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती है? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती की रचना का उद्देश्य है। भारत भारती की रचना का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 15 का। देखिए अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। तो इनमें से
सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। भारत भारती, और ये रचना किसकी है? 1912 की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला प्रश्न देखिए, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो रही है। किस विद्वान का ये कथन है? बताना है किस विद्वान का ये कथन है। प्रश्न नंबर 16, सही उत्तर क्या होगा? देखिए, ये जो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अपनी कविता के जो व्यापक विषय हैं उसके क्षेत्र को समझाने के लिए इन्होंने कहा है ये कथन, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो रही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है दोस्तों। देखिए, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का है, इसमें द्विवेदी जी के योगदान, विशेषकर उनकी खड़ी बोली हिंदी के परिमार्जन, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के संदर्भ में इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनके कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई, सही है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं, ये भी सही है। भारत भारती में आदन भारत का गौरवमान वर्णित है, ये भी सही है। पंचवटी का कथानक सुपर्णखा प्रसंग पर आधारित है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बात करें पंचवटी का जो कथानक है वो लक्ष्मण और सीता के वनवास, उसके बाद में पंचवटी निवास, वहाँ के शांत और प्रवृत्ति जो प्रकृति है उसके प्रेम वाले जो दृश्य हैं उन पर आधारित है, न कि पूर्ण रूप से सुपर्णखा प्रसंग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए, जागरण सुधार काल, याद कर लीजिएगा, जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। किसने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नागेंद्र ने। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है इसमें? पंचवटी, यशोधरा, साकेत, वैदेही वनवास। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका होगा, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह की है, ये अयोध्या सिंह हरिऔध की है। अगला प्रश्न देखिए, गर्भरंडा रहस्य कृति के रचनाकार कौन है? गया प्रसाद शुक्ल, नाथूराम शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा, शंकर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, ये सभी इनकी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध मानी गई हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में सम्मिलित नहीं है। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में कौन नहीं है? राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राधाचरण गोस्वामी। देखिए, 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें जो है 5 सदस्य थे, जिनमें किशोरीलाल गोस्वामी थे, श्याम सुंदर दास थे, राधा कृष्ण दास थे और जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, कार्तिक प्रसाद खत्री थे, ये 5 लोग थे। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त के बारे में असंगत है, इनके बारे में असंगत कौन सा है? क्लिष्ट खड़ी बोली में काव्य रचना, यही सही है। क्लिष्ट खड़ी बोली में काव्य रचना ये नहीं करते थे, इनकी काव्य रचना जो थी उसमें शुद्ध, परिष्कृत और सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें क्लिष्ट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, हिंदी भाषा के परिमार्जन रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती मासिक, हिंदी प्रदीप, धर्म दिवाकर, काशी पत्रिका। सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे सरस्वती मासिक बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी, इलाहाबाद। कब? तो 1900 ईस्वी में। और इसके बारे में जो जानकारी है, 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे थे। 1901 से 1902 तक श्याम सुंदर दास रहे थे। ये सारी जानकारी पिछले एक प्रश्न में मैं दे चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिए,
श्रीधर पाठक किस धारा के कवि हैं? श्रीधर पाठक जो हैं वो स्वच्छंदतावाद धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं फिर से नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये क्लास के जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका हमने अध्ययन किया है।